आज हम बीए फर्स्ट ईयर का तटस्थता वक्र विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। तटस्थता वक्र विश्लेषण यानी इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब देखिए, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र, प्रतिस्थापन की दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, इस टाइप के क्वेश्चन, कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव या कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, तीनों की कंपैरेटिव स्टडी, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं और अक्सर इससे कम से कम 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो देखिए, तटस्थता वक्र विश्लेषण यानी इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, और इसका अध्ययन करने के लिए आज हम सब लोग तैयार हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम तटस्थता वक्र विश्लेषण का विकास। पॉइंट 1, तटस्थता वक्र विश्लेषण का विकास यानी इवोल्यूशन ऑफ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब देखिए, तटस्थता वक्र विश्लेषण का विकास हुआ कैसे, इसे समझते हैं। तो देखिए, तटस्थता वक्र विश्लेषण पर सर्वप्रथम विचार अंग्रेज अर्थशास्त्री एजवर्थ ने 1881 में किया। इस विचार को विकसित करने का श्रेय पैरेटो को जाता है, जिन्होंने 1906 में अपने एक लेख में इस विचार को विकसित करने का प्रयास किया। 1915 में स्लट्स्की ने तटस्थता वक्र प्रविधि में सुधार किया, परंतु तटस्थता वक्र विश्लेषण को वैज्ञानिक रूप 1934 में प्रोफेसर हिग्स तथा RGD एलन ने अपने संयुक्त लेख यानी रिकंसीडरेशन consideration of the value of the theory of वैल्यू में दिया। बाद में सन 1939 में JR हिग्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू ऑफ कैपिटल में तटस्थता वक्रों का विवेचन बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से किया है। इसके बाद यह विश्लेषण उपभोक्ता व्यवहार को स्पष्ट करने में या स्पष्ट करने का एक आवश्यक उपकरण बन चुका है। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक आता है वह है क्रमवाचक तटस्थता वक्र
विश्लेषण। क्रमवाचक तटस्थता वक्र विश्लेषण। देखिए हिग्स, एलन, पेरेटो आदि अर्थशास्त्रियों ने मार्शल के गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, क्योंकि मार्शल ने ये कहा कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए हिग्स, पेरेटो, एलन जैसे अर्थशास्त्रियों ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिसे परिमाणात्मक संख्याएं नहीं दी जा सकती। एलन तथा हिग्स ने मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण के स्थान पर तटस्थता वक्र विश्लेषण का प्रयोग किया है। तटस्थता वक्र विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता की परिमाणात्मक माप नहीं की जा सकती है, इसकी सिर्फ तुलना ही की जा सकती है। अर्थात उपभोक्ता केवल यह बता सकता है कि उसे किसी एक वस्तु की तुलना में दूसरी वस्तु से उपयोगिता कम मिलती है अथवा समान मिलती है या अधिक मिलती है। उपभोक्ता व्यवहार विश्लेषण की इस नीति में उपभोक्ता उपयोगिता के बजाय प्राथमिकता क्रम को अपनाता है। अब बात आती है कि तटस्थता वक्र विश्लेषण है क्या। तो देखिए, तटस्थता वक्र विश्लेषण क्या है, और इस टाइप का अक्सर क्वेश्चन आता है कि तटस्थता वक्र विश्लेषण क्या है, यानी व्हाट आर इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब देखिए, तटस्थता वक्र विश्लेषण या तटस्थता वक्र वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के संयोगों को बताता है, जिससे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। सभी संयोगों से समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए उपभोक्ता किसी विशेष संयोग के चुनाव में रुचि नहीं व्यक्त करता, अर्थात तटस्थ रहता है। यही कारण है कि तटस्थता वक्रों को समसंतुष्टि वक्र यानी ISO यूटिलिटी कर्व्स भी कहा जाता है। अब देखिए, तटस्थता वक्र विश्लेषण की या तटस्थता वक्रों की परिभाषाएं और देखते हैं। तो देखिए, तटस्थता वक्रों की परिभाषाएं। परिभाषाएं यानी डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व।
तटस्थ वक्रों की परिभाषाएं। अब देखिए, इसमें सबसे पहली जो परिभाषा है वह है प्रोफेसर जे के ईस्थम के अनुसार, इन्वर्टेड कोमा में, यह मात्राओं के उन जोड़ों के या यह मात्राओं के उन जोड़ों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का मार्ग होता है जिसमें व्यक्ति तटस्थ होता है। इसी कारण इसे तटस्थता वक्र कहते हैं। देखिए, तटस्थता वक्रों को हम उदासीनता वक्र भी कहते हैं। यही दूसरी परिभाषा प्रोफेसर हेंडरसन एवं क्वांट के अनुसार, इन्वर्टेड कोमा में उनकी जो परिभाषा है वह क्या है, देखते हैं। वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों जिससे उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त होता है के बिंदु मार्ग से उदासीनता वक्र का निर्माण होता है। अब देखिए, बात करते हैं इसकी मान्यताएं, यानी असम्पशन, मान्यताएं, यानी तटस्थता वक्रों की मान्यताएं क्या हैं। तो देखिए, तटस्थता वक्रों की जो मान्यताएं हैं वह अनेक मान्यताएं हैं, और उसमें सबसे पहली जो मान्यता आती है वह है नंबर 1, उपभोक्ता को बाजार का पूर्ण ज्ञान। उपभोक्ता को बाजार का पूर्ण ज्ञान, यानी तटस्थता वक्र विश्लेषण के लिए यह आवश्यक है कि उपभोक्ता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है तो उसका जो रिजल्ट है वह कुछ भी आ सकता है। दूसरी इनकी जो मान्यता है वह है उदासीनता। उदासीनता, मैंने पहले भी कहा था कि तटस्थता वक्रों को हम उदासीनता वक्र भी कहते हैं। तो देखिए, सामान्यतः उपभोक्ता उस संयोग को अपनाता है जहां एक निश्चित आय पर वस्तुओं के मूल्य की आनुपातिक रेखा वक्र की स्पर्श रेखा होती है। इसके बाद तीसरा बिंदु इसमें आता है और वह है उपभोक्ता का विवेकशील होना। उपभोक्ता का विवेकशील होना। अब देखिए, अधिकतम संतुष्टि उपभोक्ता को तभी प्राप्त होती है जबकि उपभोक्ता सोच समझकर कम उपयोगी वस्तुओं के स्थान पर अधिक उपयोगी वस्तुओं का प्रतिस्थापन विवेकपूर्ण तरीके से करे। चौथा बिंदु इसमें आता है वस्तुओं के संयोग की वांछनीयता। चौथा बिंदु है वस्तुओं के संयोगों की वांछनीयता।
वांछनीयता। अब इसमें उपभोक्ता प्राथमिकता या अधिमान क्रम की सूची को या सूची बनाने के पश्चात इसके माध्यम से वह यह निर्धारण करता है कि वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में कौन सा संयोग अन्य संयोगों के बराबर कम या अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। पांचवा बिंदु इसमें आता है और वह है संयोगों के महत्व की जानकारी। संयोगों के महत्व की जानकारी। देखिए, प्रत्येक उपभोक्ता को उदासीनता वक्र सभी संयोगों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की पूर्ण जानकारी होती है। उसे यह भी पता होता है कि संयोगों में परिवर्तन करने पर उसकी संतुष्टि पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसके बाद यानी मान्यताओं के बाद हम आगे तटस्थता वक्र विश्लेषण की तालिका के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, उदासीनता तालिका, उदासीनता तालिका एवं उदासीनता रेखा। अब यहां समझिए, उदासीनता तालिका या उदासीनता रेखा क्या है। तो देखिए, उदासीनता तालिका जिसे हम तटस्थता वक्र तालिका भी कहते हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि तटस्थता वक्र तालिका दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाती है जिससे उपभोक्ता को कुल उपयोगिता समान स्तर पर प्राप्त होती है, क्योंकि प्रत्येक संयोग से मिलने वाली उपयोगिता समान महत्व की होती है। इसके बाद प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार वह कहते हैं कि उदासीनता तालिका दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों की सूची होती है जो किसी व्यक्ति को समान रूप से संतोषजनक प्रतीत होती है। अब हम निर्माण करते हैं उदासीनता तालिका या तटस्थता वक्र तालिका का। तो देखिए, सर्वप्रथम वस्तुओं की संयोग संख्या, वस्तुओं की संयोग संख्या। इसके बाद वस्तुओं की इकाइयाँ
और y के लिए x के प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अब देखिए यहाँ दो वस्तुएं हैं, एक x है, मैंने इसे आम मान लिया कि आम है, जिसे मैंने x का नाम दिया है। एक केले हैं, केले, और जिसे मैंने y माना है। अब देखिए अगर वस्तुओं की संख्या यानी एक है तब आम की इकाइयां यानी एक, और केले की जो संख्या है या केले की जो मांग है वह है 16 इकाइयों के बराबर यानी 16 इकाइयां। देखिए यहाँ y के लिए x के प्रतिस्थापन की सीमांत दर को हम MRS XY इजिकल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए अगर उपभोक्ता किसी दूसरी वस्तु की, मान लीजिए आम की संख्या अगर वह बढ़ाता है कि भाई मुझे 2 आम खरीदने हैं, तो केले की जो संख्या है उसमें से उपभोक्ता कमी कर देगा और केले की संख्या घटकर 11 हो जाएगी। देखिए यहाँ एक चीज स्पष्ट होती है कि उपभोक्ता पहले 1 आम खरीदता था और 16 केले खरीद रहा था। उपभोक्ता ने आम की दूसरी संख्या जब बढ़ाई यानी 1 आम की संख्या और बढ़ाई तो व्यक्ति ने केले की संख्या 16 से घटाकर 11 कर दी है, यानी 5 केलों का त्याग कर दिया है। और जब उसने 5 केलों का त्याग किया है 1 इकाई के लिए, तो ये जो y के लिए x के प्रतिस्थापन सीमांत दर जो निकल के आएगी वो 5 यानी 5:1 एक इकाई x के लिए, x के लिए 5 इकाई y की, यानी 1 आम की इकाई के लिए उसने 5 इकाइयों का त्याग कर दिया है। और 5 इकाइयों का जो त्याग किया है वो कौन सी है? केले। तो केले की 5 इकाइयों का त्याग कर दिया है, जिसे मैंने y से रिप्रेजेंट किया है या y से प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट, अगर व्यक्ति आम की 3 इकाइयां खरीदना चाहता है तो उसे केले की इकाइयों में जो कमी करनी पड़ेगी वह 7 हो जाएगी, यानी 7 इकाइयां। तो यहाँ देखते हैं पहले इसने 5 इकाइयों का त्याग किया था, अब इसने 4 इकाइयों का त्याग किया है। तो ये सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है वो 4:1 अर्थात 1 इकाई x के लिए 4 इकाई y की।
ये त्याग कर दिया उसने। फिर आगे देखते हैं, अगर वो चौथी इकाई यानी 4 इकाइयाँ आम की खरीदना चाहता है तो व्यक्ति केले की 3 इकाइयों का त्याग कर देता है। और यहाँ देखते हैं तो 3:1 यानी 1 इकाई x के लिए 3 इकाई y की, यानी इतनी कम कर दी। फिर अगर 5 केले खरीदना 5 आम खरीदना चाहता है तो व्यक्ति 2 इकाई केले की खरीदता है। तो यहाँ देखिए 1 इकाई के लिए उसने 2 इकाइयों का त्याग किया और 2:1 अर्थात 1 इकाई x के लिए 2 इकाई y की, यानी y मीन्स क्या है, केले की 2 इकाइयों का त्याग किया। अब देखिए अगर 6ठी इकाई आम की खरीदना चाहता है व्यक्ति तो यहाँ केले की 1 ही इकाई का त्याग कर रहा है, अर्थात 1:1 यानी 1 इकाई x के लिए 1 इकाई y की। अब इस तालिका को देखने से एक चीज तो स्पष्ट होती है कि पहले 1 इकाई के आम की खरीद रहा था व्यक्ति और 16 इकाइयाँ केले की खरीद रहा था। जैसे ही उसने दूसरी इकाई आम की खरीदी है तो उसने 5 इकाइयों का केले का त्याग कर दिया है, यानी पहले 5 का त्याग किया। अब हम देखते हैं अगर तीसरी इकाई उसने फिर केले आम की ली है तो उसने यहाँ 4 इकाइयों का त्याग किया है। नेक्स्ट अगर देखते हैं 4 इकाइयाँ आम की खरीदना चाहता है तो उसने 3 इकाइयों का त्याग किया है, 4 इकाइयों का त्याग किया यहाँ। अब अगर 5वीं इकाई खरीदते हैं तो व्यक्ति देखते हैं कि उसने 2 इकाइयों का त्याग किया है यहाँ पर। और फिर अगर 6ठी इकाई खरीदते हैं तो यहाँ देख रहे हैं रिजल्ट, यानी 1 इकाई के लिए 1 ही इकाई का त्याग कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस टेबल्स के देखने से एक बात तो स्पष्ट होती है कि जैसे जैसे उपभोक्ता आम की इकाइयों को बढ़ाता जाता है वैसे उपभोक्ता केले की इकाइयों में भी कम ही गिरावट दर्ज करता है। इधर बढ़ाता तो है लेकिन इधर धीरे धीरे कम करता है, पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। अब देखिए उदासीनता वक्र, ये टेबल आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब मैं आगे का जो टॉपिक है वह है उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र। इसी टेबल से तटस्थता वक्रों का निर्माण होगा। ये टेबल आप ध्यान में रखें क्योंकि अब इस टेबल का पूरे इस टॉपिक में चर्चा होती ही रहेगी। उदासीनता वक्र यानी तटस्थता वक्र, तो इन्हें उदासीनता वक्र जिसे इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं, इंडिफरेंस
कर्व। अब देखिए सबसे पहले समझना है कि तटस्थ वक्र है क्या। तो देखिए जब किसी उदासीनता तालिका को रेखा चित्र पर प्रदर्शित किया जाता है या प्रदर्शित कर दिया जाता है तो उससे जो रेखा बनती है वह उदासीनता रेखा या तटस्थता वक्र रेखा या उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र कहलाती है। अब देखिए उदासीनता वक्र का निर्माण करते हैं। तो निर्माण करने के लिए मैं इसे हटाऊंगा भाई। देखिए एक, दो, तीन, चार, 6, 8, 12, 15, 18। एक, दो, तीन, चार, 5, 6। अब देखिए
यहां देखिए इसे दूसरे कलर से दिखा देता हूं। IC X O Y A B C D E F। आमों की संख्या और केलों की संख्या। केलों की संख्या HJ और इसे डेल्टा Y। अब देखिए इसे समझते हैं। तो देखिए रेखा चित्र में OX एक्सिस पर आमों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है, OY एक्सिस पर केलों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है। इनकी संख्या यानी आमों की संख्या बाएं से दाईं ओर बढ़ती है। OY एक्सिस पर केले की इकाइयां प्रदर्शित की गई हैं। रेखा चित्र में ABCDEF आम तथा केलों के विभिन्न संयोगों को व्यक्त करते हैं। बिंदु A पर 16 केले तथा एक आम से यानी 16 केले और एक आम से उपभोक्ता को जितनी संतुष्टि मिलती है उतनी ही B बिंदु पर 2 आम और 11 केलों से मिलती है। यदि C बिंदु पर 7 केले और 3 आम से तथा D बिंदु पर 4 केले और 4 आमों से संतुष्टि प्राप्त होगी। यदि हम ABCDEF बिंदुओं को जोड़ दें, जो मैंने रेखा खींची है, जोड़ दें तो IC यानी इंडिफरेंस कर्व तटस्थता वक्र मिल जाता है। इस वक्र पर जितने बिंदु हैं जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं और जिनके मध्य उपभोक्ता तटस्थ रहता है। अब देखिए तटस्थता मानचित्र, ये मैंने केवल तटस्थता वक्र बताया है। अब तटस्थता मानचित्र की चर्चा करते हैं। तो देखिए तटस्थता मानचित्र, तटस्थता मानचित्र
तटस्थता मानचित्र एक तटस्थता वक्र पर उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि का स्तर प्राप्त होता है। एक उपभोक्ता के एक ही नहीं वरन अनेक तटस्थता वक्र हो सकते हैं। प्रत्येक अलग अलग तटस्थता वक्र पर संतुष्टि का अलग अलग स्तर होता है। इस प्रकार अनेक संतुष्टि स्तरों को दर्शाने वाले अनेक तटस्थता वक्र मिलकर तटस्थता मानचित्र का निर्माण करते हैं। अब देखिए तटस्थता मानचित्र, तो इसी में मैं बनाए देता हूं तटस्थता मानचित्र। देखिए IC1, IC2, IC3 और IC4 यहाँ ABCDE। देखिए रेखा चित्र में अलग अलग संतुष्टि स्तरों को दर्शाने वाले तटस्थता वक्रों को लेकर एक मानचित्र तैयार किया गया है। इस संबंध में 3 बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं और उसमें सबसे पहली जो बात है वह समझिए कि किसी एक तटस्थता वक्र पर स्थित सभी बिंदु उपभोक्ताओं को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, जैसा कि हमने अध्ययन किया है। IC वक्र A, B दोनों बिंदु समान संतुष्टि के प्रतीक हैं, लेकिन नंबर 2, यदि 2 बिंदु
विभिन्न वक्रों पर स्थित हैं, यानी एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो यहाँ दूसरी बात स्पष्ट होती है कि यदि दो बिंदु विभिन्न वक्रों पर स्थित हैं तो उनसे मिलने वाली संतुष्टि समान ना होकर अलग अलग होगी। तो एक ए है, ये है, यानी ए और बी दोनों ही अलग अलग हैं, इसलिए इनकी जो संतुष्टि है वो समान नहीं होगी, अलग अलग होगी। तीसरी बात इसमें जो स्पष्ट होती है वह यह है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु ओ से जितना दूर होगा, अर्थात जैसे जैसे वक्र दाएं हाथ की ओर खिसकता जाता है, यानी बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर खिसकता जाता है, उससे मिलने वाली संतुष्टि उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। रेखा चित्र में सी बिंदु, ए और बी बिंदु दोनों से अधिक और डी बिंदु सी से अधिक और ई बिंदु डी से अधिक संतुष्टि रखता है। अब देखिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर। सीमांत प्रतिस्थापन की दर को समझने के लिए देखिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर। सीमांत प्रतिस्थापन की दर, और इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी रेट ऑफ मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर। अब देखिए सीमांत प्रतिस्थापन दर है क्या, तो देखिए जिस दर पर कोई व्यक्ति एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के साथ बदलने के लिए तैयार हो जाता है, उस दर को सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। तटस्थ वक्र विश्लेषण सीमांत प्रतिस्थापन की दर पर ही आधारित है। उदाहरण द्वारा हम अगर स्पष्ट करें तो देखें, माना कि उपभोक्ता के पास आम को हमने क्या लिखा था, आम यानी आम को हमने x माना था और केले को y। तो उदाहरण में माना कि उपभोक्ता के पास आम यानी x की एक इकाई तथा केले की इकाई क्या है, केला क्या है, y। तो केले y की 16 इकाइयाँ हैं। अब यदि उपभोक्ता आम की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करना चाहता है तो उसे केले यानी y की 5 इकाइयाँ घटानी पड़ती हैं, जो मैंने आपके समक्ष टेबल बनाई थी। उसमें 5:1, 4:1, 3:1, 2:1 और 1:1 ये लिखा था, तो आपकी समझ में ज़्यादा वो नहीं होगी। 5 इकाइयाँ घटानी पड़ती हैं जिससे कि उसका संतोष पहले के समान बना रहे। अतः यहाँ आम यानी x के लिए केले
y की सीमांत प्रतिस्थापन की दर यानी MRS XY यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY, आम और केले। यहां स्पष्ट हो गया। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर यानी MRS XY 5:1 होगी और अगले स्तरों पर यह दर घटती हुई होगी, अर्थात सूची के अनुसार जो मैंने सूची बनाई थी, जो तालिका बनाई थी, उसमें आपको दिखाया था कि 5:1, 4:1, 3:1, 2:1 और 1:1 ये दिखाया था होगी। अब देखिए हम इसका रेखा चित्र द्वारा भी स्पष्टीकरण कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ दूसरा एक और नया रेखा चित्र बनेगा, तो बनाते हैं इसे भी। चलिए OX OY यानी A B डेल्टा Y डेल्टा X यानी K R और S आम केले। M अब समझिए आम और केले दोनों वस्तुओं के बीच पाई जाने वाली सीमांत प्रतिस्थापन की दर का अनुपात तटस्थता वक्र के ढाल यानी स्लोप द्वारा भी लगाया जा सकता है। तटस्थता वक्र के किसी बिंदु विशेष पर उसका ढाल उस दर को बताता है जिस पर उपभोक्ता अपनी एक वस्तु की या एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ बदलने को प्रायः तैयार होता है। तटस्थता वक्र के ढाल के द्वारा सीमांत प्रतिस्थापन दर को ज्ञात करने की विधि स्पष्ट की गई है। तो देखिए
रेखा चित्र में आई सी। अब देखिए यहां मैं आई सी का निर्माण करता हूं, यानी तटस्थता वक्र का। तो देखिए आई सी और ये है आर, ये है एस और ये है आई सी। अब देखिए रेखा चित्र में आई सी तटस्थता वक्र है जिस पर समान संतुष्टि बताने वाले दो बिंदु यानी आर और एस लिए गए हैं। जब उपभोक्ता आर बिंदु से एस बिंदु पर आता है, अर्थात जब वह आम यानी एक्स की कुछ अतिरिक्त इकाइयों के लिए, जब उपभोक्ता आर बिंदु से एस बिंदु पर आता है, तब वह कुछ अतिरिक्त इकाइयां प्राप्त करना चाहता है तथा उसे के या बाई की कुछ मात्रा का त्याग भी करना पड़ता है। अर्थात एम आर एस एक्स वाई इजिकल टू बाई वस्तु की मात्रा में कमी, चलिए इधर लिखते हैं इसे, एम आर एस एक्स वाई इजिकल टू बाई वस्तु की मात्रा में कमी अपॉन एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि। अर्थात एम आर एस एक्स वाई इजिकल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहां एम आर एस इजिकल टू सीमांत प्रतिस्थापन की दर यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डेल्टा वाई इजिकल टू बाई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा एक्स इजिकल टू एक्स वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, और डेल्टा ये जो चित्र बनाया है ये वाला, ये डेल्टा परिवर्तन का सूचक है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर यह बतलाती है कि एक्स वस्तु की कितनी मात्रा बाई वस्तु की क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक है, जिससे उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर में कोई परिवर्तन ना हो। प्रोफेसर हिग्स सीमांत प्रतिस्थापन की दर यानी एम आर एस को निश्चित अर्थ प्रदान करने के लिए एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा बाई वस्तु की उपयोगिता के अनुपात के स्थान पर एक्स वस्तु की मात्रा में तथा बाई वस्तु की मात्रा परिवर्तन के अनुपात को लेते हैं, और इन दोनों में परिवर्तन का अनुपात ही सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से पुकारा जाता है। अतः समीकरण के रूप में
एम आर एस इज इक्वल टू एक्स की सीमांत उपयोगिता अपॉन बाई की सीमांत उपयोगिता। अर्थात भाई भर चुका है, यहां से हटाएंगे। अर्थात एम आर एस इज इक्वल टू के आर अपॉन के एस, चूंकि के आर इज इक्वल टू डेल्टा वाई तथा के एस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, अथवा एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, ये मैंने आपको प्रतिस्थापन की दर का अध्ययन कराया है। कल हम यानी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम, बजट रेखा और तटस्थ वक्रों का विश्लेषण, इन सभी का अध्ययन करेंगे। और ये जो टॉपिक है तटस्थ वक्र विश्लेषण, इसमें से अक्सर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बीए फर्स्ट ईयर में कम से कम 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें। मेरे ये सारे नोट्स उसके डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। आप लिंक के माध्यम से इन नोट्स को खोलकर पढ़ें, अध्ययन करें। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो उसे कमेंट में अवश्य लिखें। मैं आपके उस प्रश्न का उसी समय आंसर देने के लिए तत्पर हूं। अगर आंसर बड़ा है तो वीडियो बना करके भी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।